जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई मेरे भाई। आपने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिवीजन वीडियोस डालो, भाई मैंने आपके सामने पहला वीडियो देखो आज डाल दिया। यस गाइस, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। एंड आज हम रिवाइज करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। बहुत ही कम समय में मैं आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा और मैं आपके साथ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आज डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई एंड तक वीडियो को देखना तो ही मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, है ना। और एक चीज शुरू करने से पहले इधर 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 तुमको पता है हमारी चैनल पे ना रेगुलरली शॉर्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे स्टडी टेक्निक, स्ट्रैटेजीज, किस तरह से पढ़ाई को आप इजी बना सकते हैं, इस पे मैं रेगुलरली शॉर्ट्स बना के डाल रहा हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो। तो इससे क्या होगा, आप रेगुलरली वो कंटेंट देखकर मोटिवेटेड रहोगे और आपका एक क्लैरिटी बनेगा कि एग्जाम के वक्त मुझे क्या क्या चीज़ का ध्यान भी रखना है ना। इन दी एंड हम सबको एग्जाम ही पास करनी है ना। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो चलो बस इतना बोलना था, ज़्यादा नहीं। और अभी हम शुरू करते हैं हमारा बढ़िया बढ़िया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है भाई, चलो 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 आ जाओ। लेट अस बिगिन विद द रिविजन इन 3, 2, 1, लेट्स गो। तो देखो, सबसे पहले हम ना रिवाइज करने वाली ये चीज़ कि इन्वेंट्री में कवर्ड क्या क्या है। ठीक है, रिवीजन वीडियो सीधे मुद्दे की बात करूंगा, क्या क्या इन्वेंट्री में कवर्ड है। सबसे पहले तो मटेरियल्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बोले तो फिनिश गुड्स। जो भी मटेरियल्स आपके रेडी हो चुके हैं, गोडाउन में पड़े हैं, you are ready to sell those goods to your customers, that is finished goods, वो तुम्हारा इन्वेंट्री में कवर हो जाएगा। इसी के अलावा जो गुड्स है तुम्हारे प्रोडक्शन प्रोसेस में है, बन रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन भी AS2 में कवर्ड हो जाएगी। और तीसरी चीज़ भाई, जो भी तुम्हारा रॉ मटेरियल है, सप्लाईज है, नया नया माल मंगवाया है WIP में डालने के लिए, जिसको तुम प्यार से रॉ मटेरियल भी बोलते हो ना, वो भी तुम्हारा AS2 में कवर्ड है। इसी के अलावा ना एक चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है और वो ये है कि जो तुम्हारे मशीनरी स्पेयर्स है, स्टैंड बाय है, सर्विसिंग इक्विपमेंट है, नॉट कवर्ड। इसका मतलब क्या, समझो एक मशीन है, अभी समझो एक मशीन है, ठीक है, कैलकुलेटर को मशीन मान लो। अभी समझो कैलकुलेटर के मैंने 4 नए स्क्रू मंगाए, ठीक है, तो वो एक तरीके से मशीनरी का स्पेयर हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया। कैलकुलेटर अगर मशीनरी है, उसका स्पेयर पार्ट उसके स्क्रू, तो वो स्क्रू यहाँ पे कवर नहीं हो जाएंगे, उसको हम उस एज पर AS10 उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देते हैं, इफ यू ऑल रिमेंबर। तो जो इन्वेंट्री बनाने के लिए मटेरियल है वो यहाँ पे कवर्ड होगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसी के अलावा जो केस में तुम्हें दिक्कत आती है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, इसका क्या करें हमको समझ में नहीं आता है। अरे टेंशन मत लो, मैं बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा और कंसेप्ट भी कराऊंगा, तो इसकी टेंशन मत लेना, वीडियो का एंड तक देखना। तो बेसिकली मटेरियल में तुम्हारी 4 चीज़ें कवर होती है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स और JPVP। बेसिक में तो इतना ही है, ठीक है। अब 11 स्टैंडर्ड से हम एक ही चीज़ पढ़ते आए हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, बराबर ना। तो अब ना हम ये पढ़ने वाले कि अलग अलग इन्वेंट्री को किस तरीके से आप वैल्यूएट करते हो एज पर AS2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में बेसिकली आपको करना यही होता है ना। तो सबसे पहले मैंने इन्वेंट्री को ना यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक आपका रॉ मटेरियल, एक आपका WIP, एक आपका फिनिश गुड्स और एक आपका JPPP का मैं डिस्कशन करूंगा, टेंशन मत लेना। बट फिलहाल हम लोग को जो आता है रॉ मटेरियल, WIP, FG, उसको फटाफट रिवाइज कर ले। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल जो है ना, वो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस पे वैल्यूएट नहीं होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट, NRV विच एवर इज लेस पे वैल्यूएट कर दो, आंसर नहीं। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन इस चीज़ पे होती है कि फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिक रहा है कि नहीं। जैसे आज एक मटेरियल लो, ठीक है, आज समझो ये एक पिन ले लो, ठीक है, ये पिन है जिससे ये पेन बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये पेन प्रॉफिट में बिक रहा है तो इस पिन को ना मैं कॉस्ट पे वैल्यूएट करूंगा। लेकिन अगर ये पेन घाटे में बिक रहा है तो इस पिन को मैं उसकी NRV पे रिकॉर्ड करूंगा, जो कि उसको हो गई उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है, प्रॉफिट पे बिका फिनिश प्रोडक्ट तो कॉस्ट पे, और लॉस में बिका तो NRV पे। कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेचा तो क्या होगा, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेचा है तो भी ध्यान रखना कि आपको उसे आपको उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को परचेस कॉस्ट पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मतलब इफ द रेलिवेंट फिनिश गुड इज सोल्ड एट कॉस्ट और एट प्रॉफिट, रॉ मटेरियल आप परचेस कॉस्ट पे वैल्यूएट करोगे, और अगर फिनिश गुड सिर्फ लॉस में बिक रहा है, उसी एक केस में यू विल हैव टू वैल्यूएट रॉ मटेरियल एट इट्स NRV। अब आ जाते हैं फटाफट से WIP में। अब WIP के लिए आपने जो 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा था वही कि इट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है कि वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट कैसे निकाला जाए और उसकी NRV कैसे निकाली जाए। तो सबसे पहले यहां पर आ जाओ, WIP में पता है क्या होता है, आप जो रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट है वो तो लोगे, साथ ही साथ आता है कन्वर्जन कॉस्ट इनका टिल डेट
कन्वर्जन कॉस्ट कितना कितना इंकर हुआ है। टेंशन मत लेना, परचेस कॉस्ट में क्या क्या आता है, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या होता है, वो मैं इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। बट आप अभी बेसिक समझ लो कि WIP के लिए उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी परचेस कॉस्ट, रेलिवेंट रॉ मटेरियल की परचेस कॉस्ट प्लस जितना कन्वर्जन कॉस्ट आज तक इंकर किया है उतना। अब या फिर उसकी एनआरवी कैसे निकलेगा, WIP आगे चल के बनेगा तो फिनिश गुड, वो फिनिश गुड बिकेगा मार्केट में, तो मार्केट में बिकने वाले फिनिश गुड्स की तुम्हारी सेलिंग प्राइस माइनस उस फिनिश गुड को बेचने के लिए क्या क्या सेलिंग एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट टू सेल। ठीक है, इसी के अलावा एक और चीज माइनस करोगे WIP की एनआरवी निकालते वक्त, और कितना कन्वर्जन कॉस्ट लगना बाकी है वो चीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप WIP कॉस्ट और एनआरवी निकालोगे, विच एवर इज लोअर पे इस पे वैल्यूएट कर दोगे। ठीक है, अब फिनिश गुड के लिए भी आपका एक ही चीज, ये सेम प्रिंसिपल फॉलो करेगा कि इट इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। बट फिनिश गुड की कॉस्ट कैसे निकाले, यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो मटीरियल, जैसे पिन और पेन ले लो, फिर ये पेन बनाने के लिए पिन लगता है, तो जो फिनिश गुड पेन है उसको वैल्यूएट करने के लिए पिन का पूरा कॉस्ट ले लेना, मतलब कॉस्ट, एंटायर कॉस्ट ऑफ द रेलिवेंट मटेरियल प्लस फिनिश गुड्स तो पूरा बन के रेडी हो गया होगा ना, तो जितना भी कन्वर्जन कॉस्ट है पूरा का पूरा लग गया रहेगा, तो परचेस कॉस्ट प्लस फुल कन्वर्जन कॉस्ट आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। और फिनिश गुड की एनआरवी क्या लगेगी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, आप बोलोगे कि भैया आप जब WIP को वैल्यूएट कर रहे थे तब आपने फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट को माइनस किया उसकी, लेकिन जब आप फिनिश गुड की एनआरवी को वैल्यूएट कर रहे हो तो यहाँ पर आपने उसकी पर्टिकुलर फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट को माइनस नहीं किया। ऐसा क्यों, इसका सिंपल सा रीजन है कि फिनिश गुड्स जब होता है इट इज ऑल टुगेदर रेडी, इसलिए पूरा कन्वर्जन कॉस्ट लग गया रहता है, जबकि WIP इज इन प्रोग्रेस, उस पर कुछ खर्चा लग गया, कुछ खर्चा अभी भी फर्दर प्रोसेस में लगना बाकी है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। आ जाओ, तो अब मैं बात कर देता हूँ कि किस तरह से आप किसी चीज़ की परचेस कॉस्ट निकालो, कि किस तरह से आप किसी चीज़ की आप कन्वर्जन कॉस्ट निकालोगे। ठीक है, तो समझने का ट्राई करना। जैसे मैंने क्या बोला, रॉ मटेरियल आप परचेस कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट विचएवर इज रॉ मटेरियल को आप परचेस कॉस्ट पे वैल्यूएट करोगे अगर उसका रेलिवेंट फिनिश गुड प्रॉफिट या कॉस्ट पे बिक रहा है, और आप उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूएट करोगे अगर फिनिश गुड लॉस में बिक रहा है। ठीक है, अब जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना वो क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया रहता है, मैं करवाऊंगा तो समझ जाओगे, लेकिन उसकी परचेस कॉस्ट का क्या, तो याद रखना रॉ मटेरियल की परचेस कॉस्ट में ना इतने एलिमेंट्स आते हैं, ये जितना मैंने अभी ब्लू से हाईलाइट किया ना उतने एलिमेंट्स। सबसे पहले तो परचेस प्राइस, फिर ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। यहां पर क्वेश्चन में गलती से भी कैश डिस्काउंट दिया हो ना तो माइनस मत कर देना भाई, ट्रेड डिस्काउंट इन्वेंट्री की कॉस्ट से एडजस्ट होता है, कैश डिस्काउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है ना आप उसकी परचेस प्राइस से माइनस करोगे, ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, आप क्वेश्चन में जाके देखो कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या, जैसे मैंने इन्वेंट्री खरीदने पर GST भरा, अब इस GST का क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर GST का क्रेडिट मिल रहा है, इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, तो गलती से भी उसको आप रॉ मटेरियल की प्राइस में ऐड नहीं करोगे, जो आप उस पर्टिकुलर परचेस कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। ओनली व्हेन द GST का क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल या इनडायरेक्ट टैक्स का क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ तभी वो ऐड होता है। इसी के अलावा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, भाई मटेरियल को शॉप से लेके गोडाउन तक लाने का खर्चा, उसको निकालने का खर्चा, उसको वेयर हाउस में लोड करने का खर्चा, ये सब इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तुम उसको बिंदास ऐड कर देना, ये चार चीज़ें तुम ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट। तो परचेस प्राइस, उसमें इंडायरेक्ट टैक्सेस अगर क्रेडिट नहीं है तो ऐड कर देना, लेकिन उससे भी पहले परचेस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना अगर क्वेश्चन में दिया होता। साथ ही साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, चार चीज ऐड कर दो, तुम्हें मिल जाएगा मस्त मस्त परचेस कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, जिसको आप लोग कॉस्टिंग में भी बोलते हो, बट AS2 में वी कॉल इट परचेस कॉस्ट। तो ये हो गया रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट, और इट्स NRV जो क्वेश्चन में दिया होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर के आपको रॉ मटेरियल वैल्यू करके छोड़ देना है। देखो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कंसेप्ट तो रिवाइज करा ही रहा हूँ। अब WIP में भी जो रेलिवेंट रॉ मटेरियल होगा उसके आपको परचेस कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, प्लस कन्वर्जन कॉस्ट आज तक कितना लगा हुआ है वो इसकी कॉस्ट बन जाएगी। तो रेलिवेंट रॉ मटेरियल की परचेस कॉस्ट भी आज जब आप WIP के कॉस्ट के वैल्यूएशन के लिए करते हो वो तो यहाँ तक सेम स्टेप होगा, बट इसके अलावा ना कन्वर्जन कॉस्ट आज तक कितना लगा है उसके 3 एलिमेंट है, एक है डायरेक्ट लेबर, एक है वेरिएबल ओवरहेड्स, एक है फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो जब आप उस रेलिवेंट रॉ मटेरियल की परचेस कॉस्ट में ये 3 चीजें आज तक कितना, ये 3 खर्चे आज तक कितने लगे वो ऐड कर दोगे ना, तो आपको WIP की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, WIP की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। और फिनिश गुड में क्या करना है, ये जितना भी डायरेक्ट लेबर लगना चाहिए, जितना भी वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड लगना चाहिए, सारा ऐड हो जाएगा। इनकर टिल डेट WIP में ये सारा कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हो जाएगा व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग फिनिश गुड, ये डिफरेंस याद रखना है। अब इसमें ना आपको एक जगह पे दिक्कत आती है,
आप डायरेक्ट लेबर तो कर लेते हो कैलकुलेट, वेरिएबल ओवरहेड्स भी कर लेते हो, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्या मेरे भाई, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन की टेक्निक ना थोड़ी अलग है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया चार्ट बना करके लेकर आया हूँ, 2 मिनट में समझ जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में देखने का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, आपको क्वेश्चन में देखने का नॉर्मल कैपेसिटी कितना है। अब ये क्या होता है, देखो एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब, अभी रिवीजन लेक्चर है ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, तो एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब कितना आपने एक्चुअली कितना बनाया, नॉर्मल कैपेसिटी मतलब आप आमतौर पे कितना बनाते हो। अगर आपका नॉर्मल कैपेसिटी आपके एक्चुअल प्रोडक्शन से ज़्यादा है, मतलब ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कि तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन जितना तुमने एक्चुअली बनाया वो तुम्हारे नॉर्मल कैपेसिटी से कम है या उसके इक्वल टू है, तो फिनिश गुड है ना, तो तुम्हारा फिक्स्ड ओवरहेड है ना, नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से वैल्यूएट होगा। लेकिन अगर तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, ये सिर्फ ज़्यादा है, इट इज़ नॉट मोर देन इक्वल टू, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो एक्चुअल प्रोडक्शन पे वैल्यूएट करना, सिंपल एज दैट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, अगर मैं आम तौर पे बनाता हूँ 10,000 यूनिट्स और मैंने इस बार बनाया 7.5 के यूनिट्स, 7,500 यूनिट्स, और फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट पता है मुझे कितना दिया हुआ है, 10 रुपीज़। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना कॉस्ट में जाएगा, कन्वर्जन कॉस्ट में हम लोग निकाल रहे हैं ना, अरे याद आया क्या, हम लोग कन्वर्जन और कॉस्ट के लिए फिक्स्ड ओवरहेड निकाल रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे नॉर्मल प्रोडक्शन से कम है, तो फिक्स्ड ओवरहेड इस केस में, ये फर्स्ट केस हो गया, नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से जाएगा, दैट इज 10 इंटू 10,000 यूनिट्स, दैट इज 1 लाख। अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और ये 7.5 को 12.5 के कर दूं, 12.5 के कर दूं, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर है ना, ये 10,000 यूनिट्स की जगह पे 12.5 के यूनिट्स की जगह वैल्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल प्रोडक्शन वाले यूनिट्स के साथ लेना पड़ेगा। बराबर, क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में यही चीज़ करके आगे बढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं हम हमारे जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट पर। आ जाओ भाई, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट पे अब समझने का ट्राई करना। देखो बाई प्रोडक्ट है ना, कभी भी एनआरवी पे वैल्यूएट होता है ना। पहले तो इस अजम्पशन से बाहर आ जाओ कि हर टाइप की इन्वेंट्री को कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस पे वैल्यूएट करना है। मैंने बोला ना, रॉ मटेरियल ऐसे वैल्यू नहीं होता, वो डिपेंड करता है फिनिश गुड की प्राइसिंग पे। डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड के लिए आपका लॉजिक ट्रू होल्ड करता है, एंड वंस अगेन बाय प्रोडक्ट के लिए भी आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। तो एवरी टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज वैल्यू डिफरेंटली। अब बाय प्रोडक्ट को हमेशा एनआरवी पे वैल्यूएट करने का, अगर वो इमटेरियल है तो, मतलब काफ़ी बार क्या होता है इंडस्ट्री में, जो बाय प्रोडक्ट बनता है ना, या कोई फैक्ट्री में बाय प्रोडक्ट बनता है ना, वो जनरली चिल्लरों में बिकता है, बहुत कम पैसों में बिक जाता है मार्केट में, उसको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, तो अगर बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है ना, तो उसको एनआरवी पे वैल्यूएट करो और तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट होगा ना, उसकी कॉस्ट में से घटा दो। ये क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा, कैसे होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो, नाउ यू जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग। तो बाय प्रोडक्ट एनआरवी पे वैल्यू करना है, जो भी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे माइनस कर दो। और दूसरी चीज़, अगर बाई प्रोडक्ट मटेरियल है तो क्या, बाई प्रोडक्ट अगर मटेरियल है ना, तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करने का। जॉइंट प्रोडक्ट का कैसा अकाउंटिंग है, आता हूँ मैं, देखो अगला पॉइंट वही है, बट बाय प्रोडक्ट आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी हम क्वेश्चन में क्या करें, देखो क्वेश्चन में ना अगर कुछ ना बोला जाए तो ये पहला वाला केस अज्यूम करना, मैंने लिखा है ना डिफॉल्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, तो पहला वाला केस बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके बाय प्रोडक्ट को एनआरवी पे रिकॉर्ड करके माइनस कर देने का। फटाफट से आ जाता हूँ अभी जॉइंट प्रोडक्ट पे। अभी जॉइंट प्रोडक्ट में क्या करना है, एक चीज़ समझने का ट्राई करना, कभी भी ना जॉइंट प्रोडक्ट एक नहीं होता। जॉइंट प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज मोर देन वन। तो या तो 2, 3, 4 ऐसे जॉइंट प्रोडक्ट्स एक साथ बनते हैं। तो जॉइंट प्रोडक्ट की अकाउंटिंग के लिए सिर्फ इतना देखने का, क्या ये चारों, तीनों या दोनों, बेसिकली हर जॉइंट प्रोडक्ट का एक सेपरेट कॉस्ट दिया हुआ है का क्वेश्चन में, अगर हर एक जॉइंट प्रोडक्ट का सेपरेट कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको सेपरेटली वैल्यूएट करने का। लेकिन अगर हर एक जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट सेपरेटली नहीं दिया हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मैंने 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाए और तीनों को बनाने का जो टोटल कॉस्ट था ना, उसको समझो 10,000 था, वो समझो 10,000 था। अब आप क्या बोलोगे कि चलो तीनों प्रोडक्ट 10,000 है, तीनों प्रोडक्ट को बनाने में 10,000 लगा ना, इसको 131313 में डिवाइड कर देता है। ये ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत करना। AS2 बोलता है इसको ऐसे वैल्यूएट नहीं करने का। तो कैसे करने का, उसका तरीका है, देखो क्या बोलता है,
इफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बेसिकली पता है क्या होता है, वही हर एक जॉइंट प्रोडक्ट का अलग से लेबर कितना लगा, ओवरहेड्स कितना लगा, ये सब देखने का कॉस्ट में। तो अगर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल तो उसका टेंशन ही नहीं है सेपरेटली लिख देने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसे अपने केस में तीनों का मिला करके दिया हुआ है, तो उसको रेशियो में नहीं बांटने का, इक्वल 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 रेशियो में नहीं बांटने का। याद रखना जो भी टोटल कॉस्ट है ना, यू हैव टू अलोकेट इट इन द रेशियो ऑफ सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ये कौन सा रेशियो भाई, देखो जॉइंट प्रोडक्ट में पता है कैसा होता है, जैसे ये प्रोडक्ट है नहीं है, ये मटेरियल है, लिख लो तुमको समझाने के लिए एक बढ़िया बढ़िया एग्जांपल। अभी देखो जैसे समझो एक मटेरियल ए है जिसको तुम मशीन में डाल रहे हो ना, मशीन एक साथ दो प्रोडक्ट बना रहा है। अभी पता है क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट में, समझो 5 स्टेप्स है, दोनों प्रोडक्ट को बनाने में 5 स्टेप्स है, जिसमें से फर्स्ट 3 स्टेप्स एकदम कॉमन है। तो जब भी तो स्टेप 1 साथ में, स्टेप 2 साथ में, स्टेप 3 साथ में। अब जब स्टेप 4 पर आया ना, तो ये प्रोडक्ट का अलग से बन रहा है, स्टेप 5 आया तब ये प्रोडक्ट का अलग से बन रहा है। तुमको समझा, दिस इज द लॉजिक ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। तो जिस स्टेप पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस स्टेप तक वो दोनों साथ में थे इट इज प्री स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिस स्टेप के बाद दोनों का प्रोजेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ इट इज पोस्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हमको देखना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे गिर रहा है। और अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, मतलब जहां से दो प्रोडक्ट्स अलग हो रहे, उस पॉइंट पे अगर मैं दोनों प्रोडक्ट को ही बेच दूं, आगे प्रोसेस ही ना करूं, मतलब स्टेप 3 के इमीडिएटली बाद स्प्लिट ऑफ हो रहा है, तो स्टेप 3 के इमीडिएटली बाद अगर मैं दोनों जॉइंट प्रोडक्ट को मार्केट में बेच दूं, फर्दर प्रोसेस ही ना करूं, तो मेरे को हर प्रोडक्ट का कितना मिलेगा, उस रेशियो में ये कंबाइंड कॉस्ट को आपको अलॉकेट करना है। टेंशन मत लो, इस पे क्वेश्चन आएगा, वापस से बोल रहा हूं, ठीक है भाई। तो ये आपका बेसिकली AS2 का पूरा वो वाला पार्ट था जो मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना। देखो कितना टाइम हो रहा है, इट इज अराउंड 15 मिनट्स, अराउंड 15 से 16 मिनट हुआ है, आपको पूरा AS का एक गो थ्रू दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, मस्त मस्त आपके मॉड्यूल का एक सवाल सॉल्व करेंगे और उसके बाद मस्त मस्त एक PYQ सॉल्व करेंगे एंड इस सेशन को फटाफट से खत्म करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ बॉस, करवा दूंगा। तो मॉड्यूल से मुझे आपको जो सवाल करवाना है ना, टेंशन मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वाला सवाल ही लूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यस, ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको रॉ मटेरियल WIP FG वैल्यूएट करना है। अब तुमको पता चलेगा कि ये करना एक्चुअली कितना ईजी है। आ जाओ। मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2011 या 21, जो भी बोलो। हिज फैक्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कौन सा है, A, और फिनिश गुड कौन सा है, प्रोडक्ट एक्स। क्योंकि प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स ना, तो ये मेरा फिनिश गुड हो गया और ये मेरा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट, 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल A परचेस्ड एट द रेट 120, मतलब समझो ये मेरा परचेज प्राइस हो गया, ठीक है। अब समझना, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में तुम देखोगे, यहाँ तक क्वेश्चन है, कहीं पे भी कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस की बात की है, कहीं पे भी कोई इनडायरेक्ट टैक्स की बात की है, कहीं पे भी कोई ट्रेड डिस्काउंट की बात की है, द आंसर इज नो। तो कहने से कि ये मेरा परचेस प्राइस नहीं, यही मेरा पूरा परचेस कॉस्ट है, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है, देन आई एम अज्यूमिंग एवरीथिंग टू बी जीरो, तो ये मेरा परचेस कॉस्ट हो गया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज A एज ऑन 31 मार्च 11 इज 90 पर यूनिट, ये मेरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया। अब जैसा हमने बोला, जैसा मैंने आपको अभी अभी सिखाया, इन दोनों में से लोअर पे इमीडिएटली वैल्यूएट मत करना मेरे भाई, पहले फिनिश गुड का देखते हैं क्या सीन है, उस पर हमें वैल्यूएट करना पड़ेगा ना भाई। यस, फिर 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड, मतलब कहने से मेरा WIP हो गया। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग X, मतलब फिनिश गुड बनाने के लिए, एंड कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, मतलब बेसिकली ये पता है क्या है, ये आपका परचेज कॉस्ट है ऑफ द रेलिवेंट रॉ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो टिल डेट इंकर हुआ है। हमें WIP का कॉस्ट ऐसे ही तो निकालना रहता है, तो वो दोनों निकाल करके क्वेश्चन ने बोला इट इज 260। दिस यूनिट्स कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 60 पर यूनिट, मतलब ये जो फर्दर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो है, तो ये हमें NRV के वैल्यूएशन के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि WIP इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, इस पर वो लॉजिक अप्लाई करता है। एंड फिनिश गुड्स 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट टैक्स एंड टोटल कॉस्ट इंकर्ड इज 320 रुपीज पर यूनिट, मतलब समझो ये मेरा रेलिवेंट रॉ मटेरियल का परचेज कॉस्ट है प्लस
टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो इंकर्ड हुआ है टिल डेट, मतलब फिनिश गुड की कॉस्ट तो ऐसे ही निकलती है, और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स इज 300 पर यूनिट, मतलब ये फिनिश प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है। डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एज ऑन 31st of March 11, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 31st March 11। हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे क्वेश्चन ने बोला है ना वैसे ही करते हैं, पहले एक एक आइटम ऑफ इन्वेंट्री, पहले रॉ मटेरियल WIP FG तीनों को सेपरेटली वैल्यू करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। आ जाओ, अब सबसे पहले रॉ मटेरियल पे आ जाओ, रॉ मटेरियल पे आ जाओ। अब देखो रॉ मटेरियल का मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक क्या बोला है कि अगर आपका रेलिवेंट फिनिश गुड प्रॉफिट पे बिकता है तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे डालने का, और अगर आपका रेलिवेंट मटेरियल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड आपका रेलिवेंट फिनिश गुड लॉस में बिक रहा है तो रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट वैल्यू पे डालने का। आपका देखो फिनिश गुड का टोटल कॉस्ट कितना, 320, फिनिश गुड को बनाने का टोटल खर्चा 320, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 300, मतलब बनाने का टोटल खर्चा देखो, बनाने का टोटल खर्चा 300, सॉरी फिनिश गुड का टोटल खर्चा 300, और रेलिवेंट वही रेलिवेंट फिनिश गुड को जब आप मार्केट में बेचने जाओगे, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ वन सेकेंड, मैं बोलता हूँ कि आप जो रॉ मटेरियल को वैल्यूएट कर रहे हो ना, उस रॉ मटेरियल का जो रेलिवेंट फिनिश गुड है उसको बनाने का टोटल खर्चा 320, लेकिन मार्केट में बिकेगा 300 पे, तो ये तो कहना ही से मेरा रेलिवेंट फिनिश गुड्स है वो लॉस में बिक रहा है। और मैंने आपको क्या बोला कि फिनिश गुड जब भी लॉस में बिके रॉ मटेरियल का परचेस प्राइस भूल जाओ, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूएट होगा। किस पे वैल्यूएट होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूएट होगा। तो अपना रॉ मटेरियल में देखो क्या बोला है, 600 यूनिट है और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया है 90 रुपीज़ पर यूनिट, तो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, 600 यूनिट्स इंटू 90 पर यूनिट, आंसर आ जाता है 54,000। अब WIP में मैंने क्या बोला, कॉस्ट या NRV विच एवर इज लेस। WIP में टोटल कॉस्ट उसने 260 दिया हुआ है। अच्छा अब आप बोलोगे कि मैं यहाँ पर जो परचेज प्राइस है 120 उसमें 260 ऐड करके टोटल नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं इसको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मानूं। क्या बोला है कि ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का फिगर है। हम WIP की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो रेलिवेंट रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इनकल डेट। तो आप बोलोगे ना 120 प्लस 260, द आंसर इज नो। क्या यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लिखा है या टोटल कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट लिखा है, टोटल कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट लिखा है। तो इसमें रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस भी रहेगा, आज तक कितना कन्वर्जन कॉस्ट इंकर किया है वो भी रहेगा। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गलती कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन है भाई, तो ये ध्यान रखना। तो इसका टोटल कॉस्ट WIP का रेलिवेंट कॉस्ट हमको 260 दिया हुआ है पर यूनिट। साथ ही साथ WIP का NRV कैसे निकलता है, सीधी बात है, वो रेलिवेंट फिनिश गुड मार्केट में कितना बिकेगा माइनस उसका कितना सेलिंग एक्सपेंस या कॉस्ट टू सेल है, ठीक है, वो उसका फिनिश गुड का NRV, उसमें से ही अगर मैं फर्दर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन माइनस करूँ तो मेरे को WIP का NRV मिल जाएगा। तो रेलिवेंट फिनिश गुड का सेलिंग प्राइस कितना, 300, तो ये मैंने 300 लिखा, माइनस फिनिश गुड को मार्केट में बेचने के लिए कितना कॉस्ट टू सेल या सेलिंग एक्सपेंस, वो तो क्वेश्चन ने किधर दिया ही नहीं हुआ है। तो आई एम अज्यूमिंग कि वो फिनिश गुड को मार्केट में बेचने का खर्चा 0 माइनस और कितना कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लगना बाकी है, दिया हुआ है ना, दिस यूनिट्स कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 60 पर यूनिट्स, वाह, तो ये 60 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मेरा NRV 240 आ गया। अब इन दोनों का लोअर, क्योंकि WIP में कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर वाला लॉजिक जमता, तो 240 पर यूनिट, और अपने WIP के कितने यूनिट्स है 500 यूनिट्स, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा WIP वैल्यूएट होता है 1,20,000 पे। फटाफट से फिनिश गुड की वैल्यूएशन पे आ जाते हैं भाई। अब फिनिश गुड का तो क्या है, कॉस्ट NRV विच एवर इज लेस, फिनिश गुड का तो टोटल खर्चा भी दिया हुआ है 320, कैसे आया बता देता हूँ। ये देखो टोटल कॉस्ट इंकर्ड इज 320, अब इसमें सब कुछ है, वो ये अज्यूम वापस से कर रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड, क्योंकि टोटल कॉस्ट है एंड सेलिंग प्राइस इज 300 पर यूनिट, तो ऑफकोर्स कॉस्ट टू सेल तो कुछ है नहीं, तो उसकी NRV यही उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 300, तो 300 या 320, यहाँ पर भी विच एवर इज लोअर का लॉजिक लगेगा, तो विच एवर इज लोअर 300 पर यूनिट इंटू मेरे फिनिश गुड के यूनिट्स कितने हैं 1500 यूनिट्स, तो 1500 इंटू 300 पर यूनिट इज 4,50,000। तो अब यहाँ पर मेरे को एक टोटल मार के दो ना, कितना होता है, रॉ मटेरियल का 54,000 प्लस मेरा WIP का 1,20,000 प्लस मेरा फिनिश गुड का 4,50,000, दैट इज 6,24,000 इज माई आंसर। उसने पूछा है ना क्वेश्चन ने कि इंडियन टोटल इन्वेंट्री कितनी है वो भी निकालो। एक बार सोल्यूशन से मैच करवा दूं क्या, चलो एक बार मस्त मस्त आपको सोल्यूशन से मैच करवा देता हूँ। ये देखो 54, 120, 450, 6,24,000 इन टोटल। मज़ा आया क्या, बहुत ही बढ़िया। लाइक ठोक दो यार, मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोक दो बिंदास। हाँ जी ठीक है।
अभी मैं क्या करूंगा, एक और एग्जाम का क्वेश्चन कराऊंगा एंड ज़्यादा समय ना लेके वी विल जस्ट एंड दिस सेशन, क्योंकि बूस्टर टाइप है ये। आ जाओ। तो अभी मैं आपको May 24 के पेपर में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि पता है May 24 में जो कंसेप्ट से आपको डर लगता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, भाई उस पे इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क का सवाल पूछा जरा देखो तो। ये 14 मार्क्स नहीं 7 है, क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 1A है जो AS16 पे था, ठीक है, तो इसके 7 मार्क और क्वेश्चन नंबर 1B का 7 मार्क, वैसा 7 + 7 14। तो ये 7 नंबर का सवाल इंस्टीट्यूट ने JPBP में डाल दिया है। तो अगर JPBP स्किप करने की सोच रहे हो, थिंक अगेन, इंस्टीट्यूट पूछ चुका है भाई, फिर से Jan 25 में एक और बार पूछ सकता है इंस्टीट्यूट का पेपर, उसकी मर्जी भाई, हमको तो रेडी रहना है। 7 मार्क्स, ठीक है, मैं आपको करवाता हूँ। अब ना ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट करवाने से पहले इधर देखो, इधर 1 मिनट के लिए खाली इधर देखो, 1 मिनट, इधर 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 1 मिनट। बाई प्रोडक्ट को कैसे वैल्यूएट करना है, कॉस्ट NRV लेस पे नहीं, वो सिर्फ WIP/FG पे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि तो याद रह जाएगा। बाई प्रोडक्ट इज रिकॉर्डेड ऑलवेज एट इट्स NRV। और उसका एक और चीज़ करना है, पता है क्या, जो तुम मेन प्रोडक्ट होगा ना उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देना। और ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्या है, देखो भाई, अच्छा बाई प्रोडक्ट में भी ये कब करना है, व्हेन इट इज़ इममटीरियल। और अगर इममटीरियल नहीं है तो बाय प्रोडक्ट को भी ज्वाइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना है। ना व्हाट अबाउट ज्वाइंट प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट का सिंपल ट्रीटमेंट ये है, एक्सक्यूज मी, ज्वाइंट प्रोडक्ट का सिंपल ट्रीटमेंट ये है कि भाई अगर सबकी कॉस्ट अलग अलग दी गई है तो सबको अलग अलग अकाउंट करो, लेकिन अगर सबकी अलग अलग कॉस्ट नहीं दी हुई है तो उन ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स रेशियो कितना है उस बेसिस पे टोटल कॉस्ट को अलोकेट कर दो। यस। अब ना तुमको एक स्टेप, इसमें ना एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ। इंस्टीट्यूट एक स्टेप आगे चला गया। इंस्टीट्यूट बोलता है कि तुमने ज्वाइंट प्रोडक्ट का अलग से अकाउंटिंग सीख लिया, तुमने बाई प्रोडक्ट का अकाउंटिंग अलग से सीख लिया, लेकिन अगर हम आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का अकाउंटिंग एक ही क्वेश्चन में दे दे तो तुम सॉल्व कर पाते हो क्या? नहीं। ये 7 नंबर उसके है। क्या बात कर रहे हो भैया, मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों एक ही क्वेश्चन में? हाँ एक ही क्वेश्चन में, इसलिए तुमको ये करा रहा हूँ, दोनों कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें क्या करने का, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। एक बार मैं आपको क्वेश्चन रीड करवाता हूँ, देन वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व इट एंड देन विल क्विकली सॉल्व इट एंड एंड द सेशन। ठीक है, हाँ जी। Wellware Limited is a textile manufacturing company and engaged in the production of polyester and nylon। अब समझना, जो पॉलिस्टर और नाइलॉन है ना, ये इसके जॉइंट प्रोडक्ट्स है। ठीक है, while manufacturing the main products of by product fiber F is also produced, और F है बाई प्रोडक्ट है। देखो मैंने बोला ना, दोनों एक ही क्वेश्चन में। डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ 30,000 यूनिट्स, एक्चुअली एक ही लाइन है, तो 3.5 लाख का मटीरियल है। वेजेस पेड 1,60,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स 120। अब तुमको ना मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से दिए हुए कि नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से दिए हुए, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड का तो वैल्यू चेंज होता रहता है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड वाली चीज़ को भूल ही जाओ, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट को तुम्हें फिक्स्ड ओवरहेड का रिवैल्यूएशन देना होता कि तो वो तुमको नॉर्मल प्रोडक्शन दे ही देता साथ में। देखो एक्चुअल प्रोडक्शन तो यहाँ पर हम ऐड करके भी निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में और किधर नॉर्मल प्रोडक्शन है कि नहीं? नहीं है। क्वेश्चन में किधर नॉर्मल प्रोडक्शन दिया ही नहीं हुआ है। तो अज्यूम करो कि ये जो फिगर है यही तुम्हारी करेक्ट फिगर है, ये फिगर करेक्ट है एज पर AS2, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाए बिना ही उसको ले लेना। ठीक है, अब वेरिएबल ओवरहेड्स 60,000। आउटपुट देखो, पॉलिस्टर बना 12,500 यूनिट्स, नाइलॉन बना 10,000 यूनिट और फाइबर बना 3200 यूनिट्स। याद रखना ये बाई प्रोडक्ट है, ये जॉइंट प्रोडक्ट 1, ये जॉइंट प्रोडक्ट 2। क्लोजिंग इन्वेंट्री का दिया हुआ है, ठीक है, ये एंड में। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ पॉलिस्टर एंड नाइलॉन इज 100 and 60 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। कहना है ये हमें वो सेल्स रेशियो निकालने में काम आएगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स रेशियो निकालने में काम आएगा। और ये भी अज्यूम कर देना कि भाई ये जो 100 और 60 रुपये है ना, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे उसकी प्राइस है। ठीक है, कुछ बोला नहीं है तो वही अज्यूम करना सही है। बाय प्रोडक्ट फाइबर इज सोल्ड एट 40 पर यूनिट, ये तुम्हें बाय प्रोडक्ट की NRV निकालने में काम आएगा। NRV क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आफ्टर इंकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 एंड पैकिंग चार्जेस ऑफ 9,000। कहना है ये मेरा कॉस्ट टू सेल हो गया। और ये प्रॉफिट को इग्नोर करना, काफ़ी लोग ना क्या करते हैं, प्रॉफिट को भी माइनस कर देते हैं NRV निकालते वक्त। ना मुन्ना, NRV निकालने में मैंने कभी भी बोला कि प्रॉफिट माइनस करना है? द आंसर इज नो। सिर्फ सेल्स माइनस कॉस्ट टू सेल करने का, प्रॉफिट वगैरह आए गोली मार देने का प्रॉफिट को, अबे हट तू मेरे को कंफ्यूज करेगा बोलने का इसी को। बढ़िया। 5,000 वॉज रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। अच्छा, इसका पता है क्या करना है?
स्क्रैप का कभी भी हो ना वो मटेरियल की प्राइस से एडजस्ट होता है, मटेरियल की परचेज कॉस्ट से एडजस्ट होता है बेसिकली। जैसे मैंने आपको बोला है ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, बस उन्हीं के साथ साथ एक और चीज़ एडजस्ट होती है, और वो है कि अगर कोई स्क्रैप में मटेरियल बिका है तो उसको एडजस्ट कर देने का, मतलब माइनस कर देने का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। On the basis of the above information, you are required to compute the value of closing inventory of polyester and nylon। अच्छा, एक और चीज़ है, जो जॉइंट प्रोडक्ट है ना, ये दोनों मेरे फिनिश गुड्स हैं, ये दोनों ही मेरे फिनिश गुड्स हैं। ठीक है, तो इनका जब मैं कॉस्ट निकालने जाऊंगा तो रेलिवेंट रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस तो आएगा ही, प्लस टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगा ना। तो क्या इसको भी कॉस्ट या एनआरवी विचएवर इज लेस पे वैल्यूएट करना है? नहीं है, तो जॉइंट प्रोडक्ट, तो जॉइंट प्रोडक्ट का तो कैसे अकाउंटिंग करना है पूरा अलग है, बस इसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको करवाता हूँ ये सम। अब सबसे पहले ना इधर आओ। अच्छा, बाय प्रोडक्ट जो फाइबर है, मैंने आपको क्या, एक और चीज़ मैंने आपको क्या बोला कि जो बाय प्रोडक्ट है इट इज़ इममटीरियल अजम्पशन लेते हुए चलने का। ओके, आई थिंक हमने बहुत टाइम खा लिया है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अभी सॉल्व करके ख़त्म करते हैं, चलो फटाफट। हाँ ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले ना क्या करने का, मैंने क्या बोला कि जॉइंट प्रोडक्ट की, मेरे को एक बात बताओ, ये जो कॉस्ट है आपको हर एक जॉइंट प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट दी गई है या सबकी मिला करके एक साथ दी है? अरे ये जो वेजेस है ये तो पॉलिस्टर और नाइलॉन को मिला करके टोटल वेजेस कितनी लगी है वो दिया हुआ है। कहीं पे भी बाइफर्केशन दिया है किसी कॉस्ट के एलिमेंट का कि भाई वेजेस में से पॉलिस्टर के लिए इतना लगा, नाइलॉन के लिए इतना लगा? द आंसर इज नो, नहीं दिया हुआ है भाई वो। तो अब क्या करें, हमें वो स्प्लिट ऑफ रेशियो वाले मेथड के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, और फिर उस कॉस्ट को सेल्स के स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट निकालने से पहले ना मैं बोलता हूँ कि इसका रेशियो निकालो, सेल्स रेशियो कितना होगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। तो मैं क्या करता हूँ, सेल्स रेशियो सबसे पहले निकाल लेता हूँ, मेरे को किस रेशियो में कॉस्ट को बांटना है। तो सबसे पहले पॉलिस्टर और नाइलॉन दोनों का आउटपुट कितना मिला, 12,500 यूनिट्स पॉलिस्टर का, 10,000 यूनिट्स नाइलॉन का। तो वो दोनों मैंने इधर लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचने जाओगे तो 100 रुपया पॉलिस्टर का बनेगा, 60 रुपया नाइलॉन का बनेगा। तो भाई ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैंने सेल्स रेशियो निकाल दिया, 12,50,000 इज टू 6 लाख, मतलब कहने से 125 इज टू 60 आप बोल सकते हो। आगे अब अगली चीज़ देखो, जब भी मैं जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालूंगा, जब भी मैं जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालूंगा ना, तब मुझे उसमें से बाय प्रोडक्ट की एनआरवी माइनस करनी पड़ेगी। भैया क्यों माइनस करनी पड़ेगी? मैंने आपको बोला ना, बाय प्रोडक्ट वैल्यूएट एनआरवी पे होता है, लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट एंड तक सेल नहीं हुआ है तो वो बाय प्रोडक्ट वैल्यूएट एनआरवी पे होता है, बट मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से उसको माइनस तो करना पड़ेगा ना। तो अब इसका क्या करें, हमारे यहाँ पे मेन प्रोडक्ट 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स है, तो उन जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो जॉइंट कॉस्ट है उसी में से इसको उड़ा दो ना, तो टेंशन ही खत्म, स्टैंडर्ड भी फॉलो हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो मैं ना पहले बाय प्रोडक्ट का एनआरवी निकाल देता हूँ और फिर जब मैं कॉस्ट निकालने जाऊंगा ना जॉइंट प्रोडक्ट की, उसमें से सीधा माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जो सेलिंग प्राइस है, मेरे बाय प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स है, 3200, ठीक है, और वो बिके कितने पर, 40 रुपये पर यूनिट पे। तो यहाँ पर 1,28,000 सेलिंग प्राइस आ गया, 3200 इंटू 40 करके, माइनस जो कॉस्ट टू सेल है। ठीक है, मैंने बोला प्रॉफिट को इग्नोर करने का, बाकी अपने पास 10,000 के प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस है, 9,000 के पैकिंग चार्जेस है, तो वो दोनों को मैंने माइनस कर दिया, मेरा एनआरवी आ जाता है 1,09,000। अब ये 1,09,000 को मैं जॉइंट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखो जो मैंने ये है ना, अभी मैं जॉइंट कॉस्ट निकाल रहा हूँ, तो जॉइंट कॉस्ट निकालते वक्त 3.5 लाख, 1,60,000, 120, 60, ये तो मैंने वैसे का वैसा एज इट इज लिख दिया। अब इसमें से मैं एनआरवी बाय प्रोडक्ट की माइनस करूंगा, क्योंकि इस केस में अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो दो जॉइंट प्रोडक्ट्स है ना, तो बाद में सेपरेटली लेस करने की जगह अभी इधर से ही माइनस कर दो। इसी के अलावा मैंने आपको यहाँ पर बोला कि जब भी आप स्क्रैप बेचते हो ना, तो आपको मटेरियल की परचेज कॉस्ट से माइनस करना पड़ता है ना, तो वो एडजस्टमेंट आपका टेक्निकली यहीं से होना चाहिए, बट मैं ऊपर लिखना भूल गया था, तो मैंने सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, बट डोंट वरी, आंसर दोनों इस तरीके से आपका सेम ही आएगा। तो ये आपका जॉइंट कॉस्ट हो गया। अब इसको कैसे, अब आपको इसको पॉलिस्टर, ये तो पॉलिस्टर और नाइलॉन दोनों को मिला करके उसकी जॉइंट कॉस्ट हो गई, इसको आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल्स के रेशियो में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा ना। तो अभी देखो हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल्स का रेशियो जो हमने सबसे पहले निकाल लिया, इट इज़ 125 इज टू 60। तो ये 125 इज टू 60 कैसे आएगा,
आएगा सिंपल। ये देखो इसमें से 12.5 लाख पॉलिस्टर का और 6 लाख नाइलॉन का, तो 5,76,000 जो जॉइंट कॉस्ट है उसको मैंने बांट दिया। तो पॉलिस्टर का आता है 389 189 और नाइलॉन का आता है 186 811। अभी भाई देखो वैल्यूएट वो इन्वेंट्री नहीं होती जो बिक गई है, समझो इस चीज़ को। बैलेंस शीट में वो इन्वेंट्री नहीं दिखेगी जो बिक गई है ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस शीट में तो वो इन्वेंट्री दिखेगी ना जो साल के एंड में बची हुई है। तो साल के एंड में क्या बचा है, देखो ये जो बाय प्रोडक्ट है अगर ये साल के एंड में बचता तो हम इसको एनआरवी पे दिखाते। तो आपने एनआरवी क्यों कैलकुलेट की, अरे क्योंकि मेन प्रोडक्ट जो जॉइंट प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट में से भी तो माइनस करना है। इसी के अलावा अगर बाय प्रोडक्ट ये 3200 यूनिट्स अगर साल के एंड तक ना बिके होते तो हमने बैलेंस शीट में दिखाते, बट ये तो बिक गए क्योंकि देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री में सिर्फ पॉलिस्टर और नाइलॉन है, बाय प्रोडक्ट फाइबर तो दिख ही नहीं रहा, तो उसको हमने उड़ा दिया। इसी के अलावा आप देखो पॉलिस्टर के 1600 यूनिट्स बचे हैं और नाइलॉन के 400 यूनिट्स बचे हैं, और हमारा जो कॉस्ट आया ना 389 189 पॉलिस्टर का, 186 811 नाइलॉन का, वो तो मेरे भाई 12,500 और 8-10,000 यूनिट्स का है। अब आप वही करो जो आप बचपन से करते आ रहे हो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। 389 189 अगर 12,500 यूनिट्स का कॉस्ट है, आउटपुट का कॉस्ट है, और एंड में 1600 यूनिट्स बचे हैं तो इंटू 1600 करो तो ये आ जाता है 49,816। और ठीक इसी तरह से 186 811 टोटल 10,000 यूनिट्स के पॉलिस्टर का कॉस्ट है और साल के एंड में बची है 400, तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1,86 811 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 400, तो 7,472 इज द आंसर। एक बार आपको सोल्यूशन से भी मैच करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ जाओ, किधर गया, हाँ ये देखो ऊपर, ये देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री में सिर्फ पॉलिस्टर और नाइलॉन है, बाय प्रोडक्ट है ही नहीं क्योंकि बिक गया है। 49,824 अपना कितना है 49,816, ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस रहेगा, और 7,472 हो गया मैच। देखो बहुत ही बढ़िया। एंड इसी के साथ साथ हम अपना आज का सेशन जो है ख़त्म करते हैं। भाई अगर हेल्प मिल रही है, पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना भाई, ऐसे और सेशंस आएंगे और शॉर्ट्स भी देखना ना। हाँ चलो बाय, जाओ पढ़ो।